गुड आफ्टरनून मैम। वीडियो ऑन है तुम लोग का या ऑफ है ये बताओ। ऑन है। Yeah, Aditi, I can see you. मेरी वीडियो क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो उसको छोटे में आ रही है बड़े में आ रही है ये बताओ। मैम हर के फोन में रिस्पेक्टिवली वो छोटे में ही आएगा। अगर आपके वीडियो पे देर तक टैप करके कोई भी उसको पिन कर देगा तो फुल स्क्रीन पे सिर्फ आपकी फोटो मतलब वीडियो दिखेगी। तो फिर तुम ऐसा करो, उसको पिन कर दो, करो तुम। मैम तो सबको रिस्पेक्टिवली अपने अपने फोन से करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो पूरे में नहीं हो पाएगा, जिसके भी पिन होगा उसी में दिखेगा। यस मैम, वो अपने फोन में जो करना चाहे वो खुद से हम्म। कर ले तो सिर्फ आपकी वीडियो दिखेगी, बाकी किसी की नहीं दिखेगी। अच्छा चलो, तो फिर ये तो अब सबको पता चल गया ना कि पिन करके वीडियो उसके स्क्रीन पर बड़ी दिखने लगेगी। यस तो जो मैम। करना चाहे फिर वो कर यस सकता है। मैम, कर लिए ठीक है, थैंक यू हाँ, अदिति। क्योंकि इससे तुम लोग को आसानी होगी थोड़ा। यस मैम। ओके, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। और पिछली क्लासेस में हमने तुम्हें बताया अबाउट मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, और उसके बाद हम लोग आए ऑन द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब इन चीज़ों में कहीं तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ जो ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियर है? मैम आपने क्लियर कर दिया था उस दिन सारी क्वेरीज। ओके, हाँ नहीं, क्वेरीज तो कर दी थी, फिर भी ये होता है ना कि कभी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं यस मैम। पढ़ो तो नहीं समझ में आती। चलो ठीक है, फिर हम एक इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तुम लोग को बताया मेजरमेंट में हमने बताया कि मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम नंबर्स के ग्रुप में से या सिंबल्स के ग्रुप में से किसी भी पर्सन या घटना या ऑब्जेक्ट को एक नंबर या सिंबल देते हैं। और इसके लिए हमने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अगर हम वेट कर रहे हैं तो किलोग्राम्स तो उसकी यूनिट होगी, उसके साथ साथ 3, 5, 8 जितना भी उसका क्वांटिटी होगा, हम उसकी जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी उसका गुण है, उसको क्वांटिफाई करेंगे कि इट्स 5 किलोमीटर, इज 10 किलोमीटर, इज दिस इज 10 किलोग्राम्स, जो भी है। ठीक है, तो हम नंबर देते हैं जिससे कि किसी भी वस्तु का, घटना का या व्यक्ति की जो स्थिति है उसका हम निर्धारण कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसकी क्या पोजीशन है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। जो भी चीज़ें हम मेजरमेंट में करते हैं, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी हमारे लिए कितनी सिग्निफिकेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस अपने इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी और साथ ही साथ जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग भी हम ये देखते हैं कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और इसका हमने तुम्हें एग्जांपल बताया कि अगर मान लो हम एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट 50 में 45 स्कोर कर रहा है तो ये क्लास में हाईएस्ट है, या उससे भी हाई स्कोर करने वाले हैं वो मीडियम पर है, या फिर ये क्लास में लोएस्ट है। इसके अकॉर्डिंग उस नंबर की सिग्निफिकेंस हमें पता चलती है। दिस इज इवैल्यूएशन। ठीक है, कि जो हमें स्कोर मिला है वो एक्सीलेंट है, एवरेज है, या फिर बिलो एवरेज है, ये चीज़ हम इवैल्यूएशन में करते हैं। नेक्स्ट था कि टूल्स हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टूल्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए
कुछ न कुछ एक डिवाइस चाहिए होती है। अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो हमको ज़रूरत होती है वेट की, बाट की, जिससे कि हम एक तरफ बाट रखते हैं, दूसरी तरफ हम जो भी वस्तु हमें तौलनी है वो रखते हैं और दोनों में इक्विवेलेंस करके हम पता कर लेते हैं कि उतने मेजर की जो भी हमारी डिमांड है वो कितनी पूरी होगी। और इसी तरह से अगर लेंथ करना है तो वी विल नीड एन इंच टेप, जिससे कि हम अपनी जो भी ज़रूरत होती है जितनी लंबाई की या फिर मीटर, उससे हम चीज़ों को माप लेते हैं। और ठीक इसी तरीके से जब एजुकेशनल और साइकोलॉजी के फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम मेज़र करें कि हमें क्या करना है, कैसे हम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम टूल्स को यूज़ करते हैं। और फिजिकल के लिए तो हमने तुम्हें बता दिया कि मीटर यूज़ कर सकते हो, वेट यूज़ कर सकते हो, या फिर टेम्परेचर है तो थर्मामीटर यूज़ कर सकते हो। इन द सेम मैनर जब आप एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं कोई टूल्स, तो वो होते हैं या तो क्वेश्चनायर होंगे, या फिर वो टेस्ट होंगे, या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होंगे। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये हमें टेस्ट के लिए किसी भी पर्सन की एबिलिटी को टेस्ट करने में हमारे लिए सहायता देती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम यूज़ क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या उसमें किस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करते हैं अपने टूल्स को। अब टूल्स में हमने तुम्हें बताया कि जो भी टूल्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको फ्रेम करेंगे। और उसमें अगर हमें टेस्ट करना है कि स्टूडेंट्स का अचीवमेंट लेवल क्या है, तो हम क्या करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे। जिस सब्जेक्ट का अचीवमेंट टेस्ट हमको यूज़ करना है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें रखेंगे, और उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का आपको करना है, तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रखेंगे। उसका जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने इस टेस्ट को कितना कर पाया है, और फिर उस बेसिस पर आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे कि जो भी इसने टेस्ट दिया उसमें इसका स्कोर अच्छा रहा, एवरेज रहा, या फिर एवरेज से भी नीचे रहा। तो ये हुई बात टूल्स की। टूल्स वो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारा एम है उसको पूरा करने के लिए हम उसको एक साधन की तरह यूज करते हैं। अगर मान लो तुम्हें एक या दो स्टूडेंट है तो तुम ओरल भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर आप केवल ओरल क्वेश्चन के आधार पर उनका पूरा असेसमेंट नहीं कर सकते। देन वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ टूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टूल्स। ठीक, हमारा जो मेजरिंग टूल है, जिस भी चीज़ से हम मेज़र कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको कह सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक मेजरिंग टूल में देखना चाहते हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जब हम बात करते हैं, तुम में से कोई बताएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या इससे हम समझ सकते हैं। अगर कोई एक टूल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि हम उसका उपयोग करें। अगर किसी को भी कोई आंसर समझ में आता उसपे तो हो मैम सबसे बताइए। पहले स्केल होना चाहिए, मतलब जिसपे नंबरिंग्स दी हो, जिसके बेसिस पे हम लोग एक आउटकम निकाल सके कि बेसिकली आंसर जो हमारा प्योर फॉर्म में आएगा वो कितने नंबर में आएगा। उसमें न्यूमेरिकल्स हेल्प होनी चाहिए, नंबर्स की हेल्प होनी चाहिए। ऑल्सो यूनिट शुड बी देयर, तो हमें उससे पता चलता है कि अगर मतलब जैसे कम यूनिट, छोटी यूनिट है तो इट मीन्स कि किसी छोटी चीज का ही इवैल्यूएशन किया गया है, और अगर यूनिट उसकी काफी बड़े क्वांटिटी वाली है तो इसका मतलब कि अंडरस्टूड है कि किसी बड़ी चीज के इवैल्यूएशन के लिए उसका यूज किया गया है। ओके, और उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक, बस मैम अभी तो इतना ही मुझे हाँ लग रहा ठीक है। और कोई स्टूडेंट, और क्या और किसी का रिप्लाई बताओ, जो भी है। समझ में आता, कोई कंपल्शन नहीं है, गलत से जो समझ में आता बताओ।
Ma'am, the ratio of the tool should be according to the test, whatever we are going to conduct. Okay. The ratio of the tool should be according to the test, ma'am. Ma'am, what kind of test we are taking, according to that, there should be the unit and the okay. whatever the. I think you want to say the trait. Whatever Yes. quality we are going to measure, that should Yes. be represented by the test. Yes, ठीक है, ये भी सही है. और कोई बच्चा? यहाँ तो मुझे 32 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और केवल 2 बोल रहे हैं. बाकी सब सो रहे हैं क्या? हर्षा गुप्ता. हर्षा गुप्ता इज प्रेजेंट. है वो क्लास में? ओके. यस मैम. हाँ बेटा, बताओ जो हमने तुम्हें अभी तक बताया उपकरण के बारे में, उसके आधार पर अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में उपकरण हम यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, तो क्या तुम्हारा आंसर होगा? कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसके बारे में? हेलो. हाँ, हेलो हेलो हेलो. हेलो. हाँ, कौन बच्चा बोल रहा है? हर्षा या कोई और? यस मैम. मेरा क्वेश्चन सुना तुमने? मैम, आवाज कट के आ रही है. अच्छा, आवाज कट के आ रही है. चलो फिर से बोलते हैं. अभी तक जितना बोला पहले वो सुना कि नहीं तुमने? नहीं तो फिर तो आंसर कहाँ से दोगी? नहीं, शिक्षा के उपकरण और हाँ हाँ, उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर हम बताते हैं. देखो, अभी तक तुम लोगों ने 2 चीजें कही. एक तो ये कहा कि एरर नहीं होनी चाहिए जो भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा ये कहा कि जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं वो हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम एजुकेशन के फील्ड में करते कैसे, ये चीज देखना होगा. ठीक है, देखो, जहां तक बात फिजिकल क्वांटिटीज की है, वहां तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट माप हो सकती है कि हम चीज़ों को नाप लें. लेकिन अगर बात इंटेलिजेंस की होती है या फिर अचीवमेंट की होती है, तो हम एक यूनिफॉर्म स्केल का प्रयोग सबके लिए नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मेंटल एबिलिटीज को हम एक ही पैमाने पर नहीं ला सकते. फिर भी हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमें किसी योग्यता का मापन करना है, तो अगर हमें योग्यता का मापन करना है, अब देखो योग्यता में क्या क्या हो सकता है. सबसे पहला तो जो हम मेजर करते हैं वो है अचीवमेंट. ठीक है, बच्चे क्लास में क्या सीखे. अब अचीवमेंट सब्जेक्ट वाइज अलग होता है, ये हमने तुम्हें बता दिया. ठीक, तो अचीवमेंट टेस्ट जब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. जैसे आपके पास जो मीटर होता है या जो 1 किलो का बांट होता है, उसको भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से ही बनाया जाता है. बिना स्टैंडर्डाइजेशन के उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते. इसी तरह से जब अचीवमेंट टेस्ट बनाए जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी हम जो टेस्ट है उसको बनाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. अभी हम तुम्हें एक ब्रीफ आउटलाइन दे रहे हैं. उसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग द टेस्ट. टेस्ट को प्लान करते हैं, कौन सी क्लास का, कितने क्वेश्चन, कितने घंटे का, ये सारी चीजें. फिर प्रिपेयरिंग द टेस्ट. अब जो भी टेस्ट है उसके लिए कुछ तो हमारे पास फ्रेमवर्क रहता है. अगर मान लो ये 3rd ईयर का कोई एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, तो वो 3rd ईयर का एजुकेशन का पेपर सेट करने के लिए वो क्या करेगा, 3rd ईयर के एजुकेशन के सिलेबस को देखेगा और सिलेबस को देख करके फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा और इस हिसाब से करेगा कि हर यूनिट लगभग कवर हो जाए. अगर कोई एक यूनिट कवर नहीं हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये टेस्ट बैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि उसमें एक यूनिट छूट रही है, या किसी की मर्जी में आया तो वो 2 ही यूनिट से सारे क्वेश्चन उठा के रख दे, तो ये भी सही नहीं होगा.
है ना, इसमें प्रॉब्लम आएगी ना। मान लो कोई बच्चा वो यूनिट नहीं पढ़ के गया, तब क्या होगा, वो उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ कोई। नो मैम, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी यूनिट से लिए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं। ये हर क्लास के लिए। अगर नर्सरी का भी कोई एक ओरल टेस्ट बन रहा है तो उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि नंबर काउंटिंग और जो आपका उसमें बिफोर, आफ्टर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, सभी तरीके के क्वेश्चंस को जगह दी जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग द टेस्ट, सेकेंडली प्रिपेयरिंग द टेस्ट, देन आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि सबसे पहले उस टेस्ट को कुछ सैंपल्स पे देते हैं। सैंपल मतलब कुछ बच्चों पे एडमिनिस्टर करते हैं। मान लो क्लास 12 के लिए कोई एक टेस्ट बनना है, तो टेस्ट को वो क्वेश्चंस फ्रेम करने के बाद स्टूडेंट्स में दे दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को देने के बाद वहाँ पर क्या होगा, उनसे पूछा जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या सारी क्वेश्चंस की भाषा क्लियर है, कहीं कोई बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, या तो एक तो इस तरीके से रिस्पॉन्स लिया जाएगा। जो क्वेश्चंस वो बनाएंगे वो मार्क किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ और उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज होती हैं। टेक्निकल प्रॉपर्टीज में अभी हम तुम्हें आगे जो डिस्कस करेंगे वो सब आती हैं, ठीक है। तो जो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों का रिस्पांस ले लिया हमने, जब रिस्पांस मिल गया तो उसकी स्कोरिंग करते हैं। और स्कोरिंग करने के बाद कुछ एक विशेषताएं हैं, उनका हम नाम तुम्हें भी बता रहे हैं, मीनिंग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। दूसरा वैधता, जो अभी तुम लोगों ने बताया कि जिस चीज़ के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं वो उसको मेजर कर सके, ठीक। और तीसरा है उसके स्टैंडर्ड्स, मानक। जैसे अगर टेस्ट बन रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ये देखा जाता है कि मान लो अगर कोई बच्चा 50% तक उसके क्वेश्चंस कर रहा है तो वो किस श्रेणी में आएगा, उसका हम क्या ग्रेड डिसाइड करेंगे, ठीक। तो अगर क्लास 8 में पढ़ने वाला स्टूडेंट उसको कर ले रहा है तो हम उसको किस लेवल में रखेंगे, उसके लिए टेस्ट आसान है या कठिन है, इसके आधार पर हम उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट के रेफरेंस में प्लान करना, प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद उसको इवेलुएट करना, और इवेलुएशन से पहले हमें उस टेस्ट को सब पे एडमिनिस्ट्रेट करना होगा जिससे कि हम स्कोरिंग कर सकें, और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम फिर वहाँ पर उनके टेक्निकल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्लासरूम अचीवमेंट के लिए अचीवमेंट टेस्ट, फिर अगर इंटेलिजेंस हम देखना चाह रहे हैं तो इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इंटेलिजेंस के टेस्ट में क्या क्या यूज होगा, इंटेलिजेंस तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है, उसमें कई सारे अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आती है, अमूर्त चिंतन भी आता है, मूर्त चिंतन भी आता है। तो अगर हमें इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना तो उससे संबंधित अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको हम सारे के सारे को इंटेलिजेंस टेस्ट में स्थान देंगे। कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जिसके आधार पर हम बच्चे की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में किसी न किसी एक पर्टिकुलर जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उस पर पहुंचेंगे। और ये एक स्कोर के द्वारा ही डेजिग्नेट होगा कि अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसमें से बच्चे ने कितना स्कोर कर लिया। अब उसमें अलग अलग भी देखा जा सकता है, मान लो 5 सेक्शंस है उसमें, तो फर्स्ट सेक्शन में कितना किया, सेकंड में कितना किया, थर्ड में कितना किया, फोर्थ में कितना किया, इस तरीके से हम अलग अलग भी देख सकते हैं और कंबाइन करके भी कि 100 मार्क्स का टेस्ट था तो उसमें वो कितना ला पाया। फिर अगर मान लो पर्सनालिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए फिर हम पर्सनालिटी के टेस्ट को देंगे और पर्सनालिटी टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद जैसे उसकी व्याख्या हो सकती हो उस तरीके से हम उसको करेंगे। अब जैसे व्याख्या मतलब अगर मान लीजिए रोशा टेस्ट है तो वो हमें अंकों में नहीं बताएगा, वो हमें एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा कि बच्चे ने इंक के ब्लॉक को देख करके किस तरीके से रेस्पॉन्स किया है।
उन रेस्पॉन्सेस को डिकोड किया जाता है कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसकी मानसिक हालत या उसकी पर्सनालिटी जो है वो इस प्रकार की है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए भी इन्वेंटरीज बनी होती हैं। एटीट्यूड के लिए भी, एटीट्यूड का मतलब होता है किसी घटना को देखने की प्रवृत्ति, कोई व्यक्ति किस घटना को कैसे परसीव करता है। ठीक है, तो अब जैसे कोरोना को ही ले लो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो कोरोना के समय में ही हर जो व्यक्ति है सबका उस घटना को देखने का परसेप्शन अलग अलग है। सब लोग एक जैसे उसको नहीं देखता है, कहीं ना कहीं उनके परसीव करने में अंतर होता है। तो किसी भी पर्सन का परसेप्शन क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के, वो चीज़ देखने के लिए हम एटीट्यूड स्केल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने तुम्हें बताया था रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 टीचर्स हैं या 5 आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उसमें रेट करना होता है कि टू whom you like most या who is the most efficient in your view, तो आप वहाँ क्या करते हैं, उसकी रेटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने एम के अकॉर्डिंग टूल्स को सेलेक्ट करते हैं, और टूल्स जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी उपकरण हम लेंगे, हमारे जो हम करना चाहते हैं उसके आधार पर उपकरण लेंगे। और उस उपकरण, अच्छा उसके आधार पर क्यों लेंगे, पिछली बार भी हमने तुम्हें एक उदाहरण बताया था, और तुम लोग ने एक कहावत भी सुनी होगी कि जहाँ काम आए सुई वहाँ क्या करे तलवार। ठीक है, जहाँ पर सुई का प्रयोग है वहाँ आप सुई से ही काम कर सकते हैं, वहाँ तलवार का प्रयोग करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। तलवार अपने काम के लिए सुटेबल है और सुई अपने काम के लिए। अगर आप ये सोचें कि हम सुई की जगह तलवार या तलवार की जगह सुई का प्रयोग कर सकेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन द सेम मैनर आपका जो एजुकेशन का सेक्टर है या जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, यहाँ पर भी आप जो टूल जिस पर्पस को सर्व करता है उसी का प्रयोग करके एक अच्छे रिजल्ट पर, एक रिलायबल रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। 100% तो श्योर होना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बच्चे से पूछें कि ये टीचर आपको कैसा लगता है, उसे ना पसंद हो वो टीचर, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट में आंसर दूंगा तो हो सकता है ये नाराज हो जाए और मुझे अच्छे नंबर ना दे, तो क्या होगा, फिर वो आपको सही उत्तर नहीं देगा। तो 100% तो हम श्योर नहीं हो सकते। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं भी है समाज में, जिससे, जैसे अगर आप पूछिए क्या आप लड़का लड़की में कोई अंतर करते हैं, ठीक, तो अब आंसर क्या मिलेगा और व्यक्ति सही में क्या सोचता है, उन दोनों पे हमेशा आप विश्वास कर सकें ऐसा बहुत संभव नहीं होता। ये उस पर्सन की अपनी इच्छा है कि वो क्या पसंद करता है और वो क्या आपको आंसर देता है। तो आपको तो उसी आंसर को मानना पड़ेगा जो आपको टूल्स से मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी उन टूल्स को बनाते समय नेगेटिव क्वेश्चन भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ साथ, पॉजिटिव में तो हाँ हाँ होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, वहां पर कभी कभी व्यक्ति अगर विचार नहीं करता है कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, तो वो अनजाने में आपको कुछ ऐसे उत्तर दे देता है जो कि आपको लगता है कि नहीं, ये हमारी व्याख्या को बदल देगा या एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ और होना चाहिए। तो हम जो भी टूल यूज करेंगे वो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, पर्पस को सर्व करना चाहिए, और उसके बाद उन टूल्स में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होने चाहिए। अब इन गुणों को मोटे मोटे तौर पे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है उसकी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो टूल आसानी से अवेलेबल हो जाए, वो बहुत कठिन ना हो और उसमें बहुत अधिक समय ना लगे। ऐसा ना हो कि आप किसी को टूल दीजिए रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन वो इतना लंबा हो कि व्यक्ति ऊब करके उसको केवल टिक टिक करके दे दे। अगर कम क्वेश्चन रहते हैं तब तो कोई भी पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है, देखते ही मान वो उसको कहता है हे भगवान इतने क्वेश्चंस हैं, अब फिर उसके बाद वो टिक करना शुरू कर देता है, वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आते हैं कि वो मापन जो है वो सुगमता से कर सकें, सुविधा से कर सकें, और उसमें व्यक्ति जो है वो कंफर्टेबल हो, इजी वे में उस टेस्ट को अप्लाई किया जा सके। और दूसरा जो है वो कहलाते हैं टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स या तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी विशेषताओं में जो अभी हमने तुम्हें बताया, जिन जिन चीज़ों का नाम लिया, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, और इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो कि इनमें
आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे। अभी तक जितना पता उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो तुम लोग। Ma'am, हाँ बताओ। ma'am, as thermometer is used as a tool to measure our body temperature. So, ma'am, we talk in the field of education. Ma'am, do the question written on the paper is considered as a tool? Yeah, questions written on the paper are considered as a tool, but those questions should undergo some definite phenomena which is called as the standardization of the test. Without standardization, we can get a rough idea about the results, but that is not reliable and valid as well. You can use it for your own sake, that if I have administered this test and I have got these results, but for relying on that particular test, we have to undergo the process of standardization, or whatever I said, that evaluation of test. Okay, Okay, ma'am. One more question. Ma'am, yes. do we have any scientific setup for the test, ma'am? As we have seen in the movie Sakuntala Devi, ma'am, there was a mental detector. Ma'am, how she mentally works with the numericals? Ma'am, do it come under the tools of measurement in education? Till yet, I have not seen the movie Shakuntala Devi, but where the mental measurement is to be tested, then that will act as a tool. Okay, ma'am. Okay, because the mental traits are also measured by the help of tools. The questions that has been have been written on the paper, that has been given in the machine, and then machine is calculating and giving the answers. Okay, ma'am. So it's the same manner, whether it is paper pencil or it is the assessment is done by a machine. It's same process. But here I am not able to share the screen. What's going on? Thank you, ma'am, for the answer. Okay, I think it will help you what to do. So finally, you can see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो टॉपिक है आपका वो है अच्छी मापन उपकरण की विशेषताएं। देखो ध्यान से सुनना, और उसमें कहीं ना समझ में आए तो फिर उसको पूछना। ठीक है, तो सबसे पहला ये है इसमें वस्तुनिष्ठता या फिर ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम लोग सभी परिचित हो, ऑब्जेक्टिव बोलते भी हो, और इसकी मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग की जब बात आती है तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है वह परीक्षण या वो टेस्ट जिसमें जो भी आइटम्स लिखे गए हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं और केवल एक ही उत्तर होता है। Sometimes you see the controversy in the competitive examinations where the questions have more than one answer. ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता जो है वो एक ऐसा गुण है, ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा गुण है जिसमें जो क्वेश्चंस के होते हैं उसका केवल एक ही आंसर होता है। ठीक है, एक से अधिक आंसर उसका नहीं होता और वो निश्चित होता है। अब वस्तुनिष्ठ में एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर दिए रहते हैं जिसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इसकी एक और परिभाषा दी जाती है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका मूल्यांकन कोई भी करे, उसके मूल्यांकन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके वैल्यूएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ में क्या है, सही है तो 1 नंबर और गलत है तो 0, 1 एंड 0 पर इसकी स्कोरिंग होती है। वहीं पर जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर अगर मान लो 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर के प्रश्न में जो टीचर आपकी कॉपी को इवेलुएट कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो आंसर पढ़ने के बाद 3 नंबर देता है या 4 नंबर देता है। वहां पर उसकी अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद और साथ ही साथ वो विद्यार्थी को अगर जानता है तो ये चीज भी उस पर कहीं ना कहीं असर डालती है। ठीक है, दूसरा है विभेदन क्षमता, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट this property is used for discrimination among the students। क्वेश्चंस जो भी आपके लिए जाएं उनको इस तरीके का होना चाहिए कि वो कमजोर जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके। और इसके लिए कभी भी आप देखेंगे अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो नियर अबाउट 70% क्वेश्चंस आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा के जो 30% क्वेश्चंस होते हैं दे नीड द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होगा तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और वही जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा और कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लासरूम के लिए भी यही है, जब भी टेस्ट बनाया जाता है तो वो इसलिए नहीं बनाया जाता कि हम बच्चों को उसमें कमजोर सिद्ध करें, वो इसलिए बनाया जाता है कि जो भी स्टूडेंट है उसने कितना सीखा इस बात की जानकारी उसको हो सके। ठीक है, तो टेस्ट में प्रश्न जो है वो सभी क्षमता तेज मध्यम और कमजोर बच्चों को ध्यान में रख करके रखने चाहिए। कोई भी एक ऐसा टेस्ट अच्छा नहीं माना जाएगा जिसमें सारे प्रश्न आसान हो या फिर सारे प्रश्न कठिन हो। कुछ बहुत आसान भी होंगे, कुछ एवरेज डिफिकल्टी लेवल के होंगे और कुछ बहुत कठिन होंगे, जिसके आधार पर कि हमें बच्चों के बीच में विभेदन करने का हम कर पाएंगे विभेदन। ठीक है, अब उसमें कुछ आपके बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एवरेज होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो क्लास में एक्सेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर निश्चित होता है और केवल एक ही उत्तर होता है, एक से अधिक नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये नहीं कि टीचर डिस्क्रिमिनेट करेगा, बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं उस चीज को देखने के लिए हम इसका जो क्वेश्चन का एक प्रॉपर्टी होता है डिस्क्रिमिनेशन का उसका यूज करते हैं। और ये बिल्कुल आसान हो जाता है, इसको सिर्फ ऐसे ही समझ लो कि अगर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो बच्चे ज्यादा आंसर करते हैं उन्हें हम मानते हैं कि चलिए ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी आंसर नहीं करते बट दे नो द सब्जेक्ट मैटर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब उनको टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है देन वी कम टू नो जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसका भी सब्जेक्ट पर कमांड उतना ही अच्छा है। ठीक, तो टेस्ट की ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही जरूरी होती है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। और इसमें देखो नाम ही जो है वो विश्वास से बना है। ठीक, विश्वसनीयता अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया कि विश्वसनीयता में क्या होता है, जब हम जो टेस्ट यूज कर रहे हैं हम उसके ऊपर विश्वास कर सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर हम 1 मीटर कपड़ा लेने जाएंगे और उसको कोई व्यक्ति एक डोरी से नापने लगेगा तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मीटर से नापेगा तब हमें उस पर विश्वास होगा। अब उसमें भी एक और चीज है, मान लीजिए जिस मीटर से वो नाप रहा है उसको उसने कहीं से तोड़ रखा है या कहीं बीच में जोड़ रखा है, तब क्या होगा, तब हम उस पर रिलाय नहीं कर पाएंगे। इन द सेम मैनर जब हम एजुकेशनल टेस्ट को यूज करते हैं तो उनके ऊपर विश्वास हम तभी कर पाते हैं जब वो जितना भी हमारा रिस्पॉन्स है, एक बार एडमिनिस्टर किया, मान लीजिए हमने एक बार 20 नंबर का टेस्ट एडमिनिस्टर किया, उस पर किसी बच्चे का 18 आया, दूसरी बार फिर उसी पे किया और उस बार उसका 14 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, 18 से 17 हुआ चलता है, 18 से 19 हुआ चलता है, लेकिन 18 से सीधे 14 हो जाए तो ये सवाल उठता है कि क्या हुआ। या तो वो स्टूडेंट सही से आंसर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है, पहली बार उसने नकल कर ली हो, दूसरी बार खुद से सही किया हो, जिसकी वजह से उतने स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो विश्वास, यहाँ पर हम विश्वास को कैसे पता करते हैं? यहाँ पर तो हमारे पास कोई इंच टेप या कोई इस तरीके का मेजर नहीं है। हम विश्वसनीयता की जो प्रॉपर्टी है इसको पता करने के लिए कुछ एक तरीके होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अभी हम आगे रिलायबिलिटी पढ़ाएंगे तब हम उन चीजों को आपको डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ केवल इतना समझ लीजिए कि विश्वसनीय परीक्षण वो परीक्षण है जिसे यदि एक समूह पर लगभग समान स्थितियों में, एक ही ग्रुप हो, स्थितियां लगभग समान हो, में बार बार प्रशासित किया जाए तो हर बार लगभग वही प्राप्तांक मिले जो पहली बार प्राप्त हुआ था। अब इसमें देखो लगभग का यूज है, वही प्राप्तांक नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी एक नंबर ज्यादा भी हो सकता है, कभी 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यही वेरिएशन 5, 7, 10 नंबर का होगा तब उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का अर्थ है विश्वास करने योग्य। जब हम किसी टेस्ट पर विश्वास कर सकते हो तभी हम उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका पता भी हमको कुछ एक पर्टिकुलर स्कोर से चलता है जिसको कि कैलकुलेट किया जाता है। हमने तुम्हें बताया अभी ना कि जब हम टेस्ट बना लेते हैं तो हम बच्चों पर एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करके जो स्कोर्स आते हैं उसके और फर्दर कैलकुलेशंस की जाती हैं जिससे कि हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो परीक्षण है वो रिलायबल टेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट, वैधता। ठीक है, अब वैधता या वैलिडिटी, वैलिडिटी में ये आता है कि जिस एबिलिटी के लिए टेस्ट को बनाया गया है वो उसी को जज करें। अगर मान लो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, मगर उनको अगर इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स का टेस्ट दे दिया जाएगा करने के लिए, और अगर वाइस वर्सा भी कर दो कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और उनको हिंदी में क्वेश्चन पेपर मिल गया मैथमेटिक्स का, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर न रह करके वो लैंग्वेज का टेस्ट उनका हो जाएगा। कि वो पहले तो वो ये समझे कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदी में उनको क्या कहा जाता है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि वो समझ ही पाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं अगर वो उन टर्म्स को नहीं जानेंगे तो वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मापना था मैथमेटिक्स की एबिलिटी, लेकिन मेजर क्या हो रहा है, हिंदी या फिर इंग्लिश का टेस्ट, तो वो अपने पर्पस को सर्व नहीं करेगा। ठीक है, तो वैधता है अगर कोई परीक्षण मापन के उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो उस परीक्षण को वैध कहते हैं और इसके गुण को वैधता कहते हैं। Then test is called valid and this property is called as validity when it fulfills the objective for which the test has been constructed. Now next one, मानक या नॉर्म। ये वो बिंदु, अंक या माप होते हैं जिसके आधार पर परीक्षण के परिणाम की व्याख्या करना सुगम हो जाता है। और अभी आप लोगों को सिलेबस में अलग से विश्वसनीयता, वैधता और मानक, इन तीनों को पढ़ना है जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर जो है ये क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी होती है। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान लो टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन की कठिनाई कितनी है, पहला कितना कठिन है, दूसरा कितना कठिन है, तीसरा, इन हर एक क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को जज किया जाता है। और इसमें ये भी स्कोर से पता चलता है हमको, जो एवरेज कठिनाई स्तर के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा कम हो, और कुछ ऐसे रखे जाते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो। तो क्वेश्चन पेपर में एवरेज, इजी और डिफिकल्ट तीनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता और उद्देश्यपूर्णता। व्यापकता, जिस भी योग्यता को मापना है, जैसे अभी हमने तुम्हें इंटेलिजेंस टेस्ट बताया, तो इंटेलिजेंस के जितने भी डायमेंशंस हैं उन सभी डायमेंशंस को टेस्ट में जो है वो कवर होना चाहिए।
उद्देश्य पूर्णता, ये तो सबसे मस्ट है, जो हमारा उद्देश्य है वो टेस्ट से पूरा होता हो। नेक्स्ट, सुगमता या इजीनेस। ठीक है, अब हमने तुम्हें बताया प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज, तो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये सुगमता या इजीनेस। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन आसान होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो कि उसको स्टूडेंट समझ ना पाए। नेक्स्ट है इकोनॉमी। अगर मान लो तुम्हें लार्ज स्केल सर्वे करना है, अच्छा देखो एक फील्ड छूट रहा है जो हमने अभी तक तुमसे नहीं कहा, जो भी ये एजुकेशनल टेस्ट होते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इनका यूज रिसर्च के फील्ड में भी होता है। तो रिसर्च के फील्ड में जो सर्वे होते हैं वो ज़्यादा लोगों के किए जाते हैं, कभी 1000 लोगों पे हो सकता है, लाख लोगों पे हो सकता है, पूरे देश में भी लिया जा सकता है। तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी रिसर्चेस होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि टूल्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत महंगे ना हो। जब टूल्स को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है तो फिर उसको पेटेंट करा के फिर उसको सेल करने का भी काम करते हैं, कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये टेस्ट चाहिए तो वो वहाँ से लेकर के अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो अधिक खर्चीला ना हो, केवल धन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समय की दृष्टि से भी वो बहुत अधिक समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मान लीजिए टेस्ट तो एडमिनिस्टर कर दिया, लेकिन उसकी स्कोरिंग और उसका जो एनालिसिस है, जो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने का प्रोसेस है, अगर वो भी बहुत ज्यादा समय लेने वाला होगा तब भी वो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिनिधित्वता या रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जितनी भी सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस को, जैसे आपका जो टेस्ट लिया जाता है या एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा आए, या फिर कोई एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोविड के समय में स्टूडेंट्स में के ऑनलाइन लर्निंग में आने वाली समस्या। ठीक है, तो अब ऑनलाइन लर्निंग में जो समस्या है वो कनेक्टिविटी की भी हो सकती है, बच्चे के पास डिवाइस ना हो ये भी हो सकता है, या फिर उनके परिवार का माहौल सही ना मिल पा रहा हो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हमको क्वेश्चन पेपर में जगह देनी होगी। फिर उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस जो पाठ्य वस्तु के सभी पक्ष हैं वो उसमें समान रूप से होने चाहिए। लंबाई, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे परीक्षण को करने में किसी को भी परेशानी होती है। और इसके बाद आ जाता है प्रश्नों की भाषा। भाषा ऐसी हो कि प्रश्न पढ़ करके आसानी से एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि प्रश्न की भाषा ही इतनी क्लिष्ट हो जाए कि उसका अर्थ समझ में ना आए। ठीक है, और प्रश्नों को न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए, न तो उनकी भाषा अधिक कठिन होनी चाहिए, और द्विअर्थी, ऐसा ना हो जाए कि उसके दो अर्थ निकलते हो, तो उसके कारण क्या होगा, जो भी बच्चा होगा वो उसके सही रिस्पॉन्स पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इतनी जो प्रॉपर्टीज थी ये एक अच्छी मेजरिंग टूल में होनी चाहिए। चलो, तो ये था आज का जो टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल। और तुम लोग का शेड्यूल टाइम तो अब ओवर हो रहा है, तो मीटिंग एंड करें या कुछ पूछना है? मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे कोई किसी चीज इवैल्यूएशन जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं किसी टूल से, फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे भी बताया था कि क्वेश्चनेयर फॉर्म में हम लोग कोई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इंसान उसको बायस कर सकता है अपने मन के अकॉर्डिंग, तो विल वी बी कंसिडरिंग दैट एज एन आइडियल टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन? नो, नेवर। अगर कभी भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़ करके दो अलग अलग लोग दो अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी के लिए जब टेस्ट को इवेलुएट किया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, उस समय ये पूछा जाता है कि आपको किस प्रश्न में समस्या आ रही है। ठीक है, उसका केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस समय हम केवल अपनी समझ के अनुसार करते हैं,
तो क्वेश्चन जो हमने लिखे अपनी समझ के अनुसार सही लिखा, और हर व्यक्ति की भाषा भी अलग अलग होती है। इसका पता कब चलता है? इसका पता तब चलता है जब आप एडमिनिस्टर करते हैं और आप क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट से पूछते हैं। जब जैसे ही आप कहेंगे ना कि आपको जो प्रश्न न समझ में आ रहा हो, आप उसको बताइए, आप देखेंगे जिन क्वेश्चंस को आपने बहुत सोच समझ के लिखा होगा उनमें भी लोगों की क्वेरी होती है कि इसका ये मतलब है या ये मतलब है। और जैसे ही किसी एक प्रश्न पर कोई एक क्वेश्चन मार्क लगता है, वैसे ही उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फिर से उनको इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती है कि इसको हम या तो और सरल करें या तो इसको और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो उसके लिए फिर टेस्ट को एक्सपर्ट्स को दिया जाता है। ठीक है, अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें रिलायबिलिटी को कैसे निकालते हैं या वैलिडिटी को कैसे निकालते हैं, ये सारे प्रोसेस हम बताएंगे। तो उसमें ये सारी चीजें जो भी खराबियां होती हैं वो निकलती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे मार्केट से जब चावल लाते हैं हम लोग, तो वो उस समय पकाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं, पछोड़ते हैं, बीनते हैं, सब करने के बाद जो बचता है वो हम यूज करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब शुरू में टेस्ट रहता है वो बिल्कुल कच्चे फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उसको हम रिफाइन कर करके जब तक कि वो हमारे यूज करने के लिए, हमारे पर्पस के लिए बिल्कुल फिट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो एंड करें अब मीटिंग या फिर कुछ और, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम तुम लोग क्वेश्चंस देख करके रखना, जो नहीं समझ में आए पूछना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। पढ़ो तुम सबके सब। जैसे अंदर कमरे में कितने लगेंगे? 3 पर्दा अंदर। 3 दरवाजे।